चलिए let's start. Now next topic is total productive maintenance, TPM. Now this concept is quite similar to TQM, but TQM was more focused on reduction of defects. Here the focus is on maintenance of your equipments. And total word is again emphasizing that it requires the organization effort together with management and employees. Preventive maintenance को productive maintenance बोल रहे हैं. Word productive is indicating preventive maintenance. देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कहीं पर भी मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, और अगर उसका रूटीन मेंटेनेंस वगैरह ना हो तो उसके सारे प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएंगे. प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मींस मेंटेनेंस इन सच अ वे दैट द प्रोडक्टिविटी कैन बी सस्टेन्ड. ओके, एक सिंपल सा चीज होता है, जैसे हम लोग जब अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करते तो ऑब्वियसली उसके एसेट्स बढ़ते हैं, बट वो एसेट का अगर हिफाजत ना हो तो वो एसेट जो यूटिलिटी के लिए खरीदा गया है वो कभी भी मीट नहीं होगा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने सारे तो एसीज है, इतने सारे यहाँ कंप्यूटर्स है, इतने सारे प्रोजेक्टर्स हैं, इतने सारे फैंस हैं, सब एसेट ही तो है. कैमरास हैं, लैपटॉप्स है, इतने सारे. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इफ ओनली मैनेजमेंट इज कीन, देन मैनेजमेंट बाकी काम कैसे करेगा. इफ ओनली एम्प्लॉइज आर कीन, देन सम एम्प्लॉइज में कम एंड से तेरे को बहुत पड़ा है, पिन भरने में टाइम थोड़ी लगता है. तो वो लोग क्या करते हैं ना, छोड़ देते तुरंत. सो बेसिकली बोला जाता है इट इज अ जॉइंट एफर्ट. मतलब मैंने ये देखा है, हमारे यहाँ पे छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एसजेसी, ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस अगर हम लोग मिल के ना करें ना, जैसे मैं नहीं जाऊं अगर तो होगा ही नहीं, और खाली एम्प्लॉइज के ऊपर छोड़ दो तो चीजें खराब ही हो जाती है. तो एसेट का चीज, जैसे आज मैं ये लैपटॉप यूज करता हूं तो आई मैनेज दिस लैपटॉप माई सेल्फ. ओके, बट एनी वे आफ्टर माई क्लास इट इज अ ड्यूटी अगेन दैट वी शुड नॉट चार्ज इट without any reason, because that will decrease the battery life. So that conscious has to be either on me or on my employees. Together only we can work. So if I just come and do it once myself, twice myself, it will probably make my employees conscious. Like yesterday what was happening, entire class was over and the entire lights were on and ACs were on for at least 1.5 hours. So after my class I just started doing my other jobs in my cabin, but after 1.5 hours when I came and took a walk, I saw कि सब चल रहा है. So what happened actually? It was a lack of this concept. ये ही हमें सिखा रहा है कि ये रोज का काम है, ये एक दिन का काम नहीं, ये रोज का काम है, एंड इट इज अ जॉइंट एफर्ट. तो भाई मैं उठ आया, तुरंत सबको बुलाया, मैं बोला देखो ऐसे बंद करते हैं, हालांकि आप लोगों को मालूम है लेकिन ऐसे करते हैं. इफ यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेज, इफ एनी डैमेजेस हैपन, that will affect the organization and that will automatically affect not only me but you also. You have to understand that. सेम क्लास खत्म हो गई, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, 2 घंटे तक कैमरा ऑन ही है, अननेसेसरी. तो ये सब हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग उन बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सामने 0.1% में भी काउंट नहीं आते. तो हमारे यहां पे जब इतनी दुविधाएं हैं, वहां नहीं होती होगी. कौन सा लाइट जल रहा है, कौन सा लाइट नहीं जल रहा है, भाई कोई मतलब ही नहीं होता किसी को. कंप्यूटर का कीबोर्ड में आप ऑफिस में जाते हैं, कीबोर्ड में धूल घुसा हुआ है, किसको मतलब है, आप काम करके उठ के चले आते, फिर अपने को तो जाना है जाना है जाना है. बट बिफोर डूइंग स्टार्टिंग द वर्क, व्हाट यू कैन डू इज एटलीस्ट क्लीन योर कीबोर्ड वेयर यू विल बी वर्किंग. एटलीस्ट इट इज योर कीबोर्ड for the defined time. You should understand that.
आप जिस चेयर में बैठो उसमें धूल लगा हुआ है तो होगा क्या, धूल जमते जमते वो खराब हो जाएगा। जिस प्रिंटर में आप प्रिंट करो, आप ही सारा उसका आउटपुट यूज करो, बट प्रिंटर में कोई ट्रे या स्क्रू हिला हुआ है, आपको कॉन्शियस आना चाहिए कि मैं इसको टाइट कर दूं, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग आई एम यूजिंग इट, सो इट इज माई ड्यूटी टू मैनेज दैट, टू मेंटेन दैट, टू bring overall effectiveness from it, or else tomorrow it won't be there. Tomorrow your work will get halt, or you can say tomorrow organization's work will get halt. ये खाली अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस ये कॉन्सेप्ट दिला रहा है, और ये एक खाली एम्प्लॉय पे छोड़ दोगे तो होगा नहीं, ये मैनेजमेंट पे खाली छोड़ दोगे तो एम्प्लॉय करेगा नहीं। अभी मैं क्या बात कर रहा था पता है, वहां पे एक लेडी हमारी जो क्लीनर आई हुई है, उनसे यही बात कर रहा था कि আপনাকে আমাদের সপ্তাহে একদিন সময় দিতে হবে, अभी तो यहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग चल रहा बोल के वो आई हुई है, बट आप सप्ताह में एक दिन हम लोग को टाइम दीजिए। কি করব আমি এসে, ওরা সব পরিষ্কার করবেন, বিকজ if I don't keep a separate in charge for this, or if I rely only on the existing people, the things will automatically get destroyed. तो ये सब बेसिक है कि बिफोर यू डू द वर्क, मतलब वही बोला ना, काइजेन क्या है, लिटिल इंप्रूवमेंट बिफोर यू डू द वर्क, एटलीस्ट मेक श्योर दैट योर वर्क प्लेस इज क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, योर कीबोर्ड्स आर क्लीन, योर कंप्यूटर स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपरली, योर प्रिंटर्स आर वर्किंग। वाई टू टेक इट कैजुअली कि मेरा थोड़ी, अरे मेरा नहीं तो आप यूज तो कर रहे हैं ना, जब तक यूज करे तब तक तो आप ही का समझ के यूज किया जा रहा है, तब तक कोई आपको डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है उस पर। आपका चेयर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, नहीं है तो उसको ठीक कराएं, नहीं है तो ये नहीं कि ऑल्टरनेटिव जुगाड़ बैठाएं, एटलीस्ट रिपोर्ट तो करें। आप नहीं करा सकते, रिपोर्ट तो करें। अब जैसे एक लैपटॉप है हमारा, उसका माउस पैड अचानक से, नया लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तो किसी ने मुझे बताया भी नहीं और न ठीक कराया, क्या किया, यूएसबी माउस लगा दिया, काम हो रहा है। So we are not asking you to find a solution like this. Now this will happen when we leave things to employees. So management has to also collaborate. We are not saying management has to do, management has to collaborate. If they don't do collaborate, the things would come in a different way. Because people don't understand how to remove or how to cure the solution. एक होता है क्योर करना और एक होता है बस सोल्यूशन में, प्रॉब्लम में पड़े रहना। ओके, सो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंटेग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम्स। दिस इज डन थ्रू द मशीन्स, इक्विपमेंट, प्रोसेसर एंड एम्प्लॉइज दैट एड टू द वैल्यू इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मेसर्स निप्पॉन डेंसो कंपनी लिमिटेड इन जापान, a supplier of Messrs Toyota Motor Company. How TPM can be introduced in the organization? So first is preparation stage, second is introduction stage, third is implementation stage, fourth is institutionalizing stage. Preparation stage means awareness, consciousness. Introduction means initialization of that consciousness, कैसे करना है, the proper plans. Implementation is executing it. Institutionalization means मतलब उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज मीन्स उसको कंटिन्यूअस बनाना है, टू मेक इट कंटिन्यूअस, to make it permanent. Preparation stage is to have an idea. To have an idea. Preparation stage is to have an idea. Introduction stage is to have a plan. Informative plan. To have an informative plan. Implementive stage is to implement your plans. Then they are saying there are 8 pillars of success with 5S strategy as foundation. देखिए, पिलर बनाने के लिए नीचे फाउंडेशन लगेगा तो
ऊपर 8 पिलर डालने के लिए नीचे फाउंडेशन चाहिए। तो इसका स्ट्रेटेजी में देखिए डायग्राम सब कुछ बता देता है। 5S इज द फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन। एंड देन दीज आर 8 पिलर्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप फाउंडेशन और पिलर पे काम कर पाते हैं तो आपका काम हो गया, तो टीपीएम आप अचीव कर लिए। मतलब सबसे पहले 5S क्यों बोलना है, देखिए 5S वॉज फॉर टूल्स ओनली। तो अगर आपके टूल्स और इक्विपमेंट्स 5S के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं होते तो कहां से मेंटेनेंस होगा? वो तो 5S एक तरह से मेंटेनेंस थ्योरी है कि सॉर्ट करके रखो, सेट इन ऑर्डर करो, शाइन करके रखो, स्टैंडर्डाइज करो, सस्टेन करो। वो तो बेसिक फाउंडेशन है, उसके ऊपर पिलर बनेंगे। अब पिलर क्या? ऑटोनोमस मेंटेनेंस। नाउ व्हाट इज ऑटोनोमस मेंटेनेंस अबाउट? ऑटोनोमस मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड ऑटोनोमस, हाँ, इंडिपेंडेंट, ऑटोमेटिक, विदाउट एनीवन पुशिंग इट। ऑटोनोमस मेंटेनेंस मींस बेसिक मेंटेनेंस। जो मैं आपको बोला कि आप काम करने के पहले भाई कीबोर्ड क्लीनिंग तो खुद कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मेरे पास औजार नहीं। जैसे मैं पढ़ाने के लिए बेसिक स्क्रीन को साफ करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो मेरा ड्यूटी है कि ये स्क्रीन साफ करने के लिए एक अलग आदमी रखूं क्या? तो मेरा ड्यूटी है कि बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट इंश्योर दैट द स्क्रीन इज क्लीन। इफ नॉट देन आई विल फर्स्ट क्लीन द स्क्रीन एंड देन आई विल स्टार्ट द थिंग्स। That is autonomous. You don't have to basically say this to anyone. This is a basic thing. जैसे घर में खाना बनता है तो before putting utensils to use आप वॉश कर लो ना, क्वालिटी ऑफ आउटपुट ही बढ़ेगा। करेक्ट? बेसिक थिंग है। तो इफ यू डू दिस ऑटोनोमस मेंटेनेंस, obviously the life will get better, life of equipments will get better. तो क्या बोल रहा है इसमें देखिए? क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग, विजुअल इंस्पेक्शन, टाइटनिंग ऑफ लूज एंड बोल्ट्स एक्सेट्रा। इसके लिए बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिक मेंटेनेंस आप बिना बोले करें। ऑटोनोमस मीन्स बिना किसी के बोले। बेसिक मेंटेनेंस बिना किसी के बोले कर ले। करेक्ट? देन फोकस्ड इंप्रूवमेंट is basically you have to also focus on loss reduction due to non-maintenance. उसके लिए ट्रिक्स का नाम है काइजन रजिस्टर बनाओ। काइजन को इम्प्लीमेंट करने का बहुत सारा सिस्टम होता है। काइजन रजिस्टर बनाओ। अब आप क्या चीज पे इम्प्रूव कर रहे हो? काइजन समरी शीट कि क्या इम्प्रूव कर पाए। वाई एनालिसिस इज अ टेक्निक बेसिकली, ये सब मैनेजमेंट में आता है। वाई एनालिसिस इज you have to ask several questions. Why do you need and why this solution? Why this problem is there and what is the solution के लिए भी why? दोनों के लिए question raise करोगे तो you get more logical reasoning based solution. Summary of losses. What is the ultimate impact of your losses? Then plant maintenance is, this is a proper maintenance. You can say this is a proper maintenance जिसमें मेंटेनेंस वाले आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, टेक्निकल मेंटेनेंस होगा इसमें, जिसमें सब कुछ वो पूछ के प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके जाएगा। प्रॉपर टेक्निकल मेंटेनेंस जो हम लोग नहीं कर रहे, वो इंजीनियर आके कर रहा है। बाय इंजीनियर्स यू कैन से दे विल लुक आफ्टर द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। जैसे आप कीबोर्ड क्लीनिंग वगैरह खुद कर सकते हो, बट अब कौन सा कंप्यूटर में हार्डवेयर का अंदर का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, और क्या सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब कर रहा है या सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सब तो इंजीनियर ही करेगा। देन अर्ली मैनेजमेंट इज फोकसिंग ऑन शॉर्टनिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट डेवलपमेंट। अब जैसे होता है ना, नया प्रोडक्ट जब बन के आता है, ठीक है, तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए सेटअप टाइम होते हैं इक्विपमेंट में, उसको रिड्यूस करो। या फिर कई बार होता है कि नया इक्विपमेंट बनाना पड़ता है नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अगर वो इक्विपमेंट बनने में टाइम लग जाएगा तो प्रोडक्ट भी डिलेड हो जाएगा। तो अर्ली मैनेजमेंट मतलब ये बोलना चाह रहे हैं
कि रिड्यूस टाइम फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट डेवलपमेंट। जो परिवर्तन लाने हैं वो जल्दी जल्दी लाया करें, डिले ना करें। ओके, देन देयर इज क्वालिटी मेंटेनेंस विच हैज अल्टीमेटली फोकस ऑन, इधर फोकस है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। Then education and training is related to work, and education, if you remember, self improvement. उससे भी ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस के प्रति लोग जागरूक होते हैं। देन ऑफिस टीपीएम ये एम्प्लॉय मोरल बढ़ाता है। बेसिकली दिस इज फॉर एम्प्लॉय मोरल। ऑफिस टीपीएम इज ऑफिस ऑटोमेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को भी आप मॉनिटर करें। एडमिन फंक्शंस को लेके फोकस, देखिए फोकस एरियाज बदलते चले जा रहे हैं हम लोग। आप देखो यहाँ पे जो मेन मेंटेनेंस का इशू था वो फर्स्ट में डील हो गया, सेकंड में डील हो गया, थर्ड में डील हो गया। वो मेन मेंटेनेंस का कंसर्न था। फिर फोकस एरियाज चेंज किए कि नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी एक तरह से प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में आता है। उसमें डिले हो गया नया इक्विपमेंट बनाने में, तो आप प्रोडक्टिव मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिलेटेड मेंटेनेंस करिए, एम्प्लॉय मोरल रिलेटेड मेंटेनेंस करिए, मतलब बेसिकली एम्प्लॉय का मेंटेनेंस होगा, है ना। एडमिन फंक्शन रिलेटेड मेंटेनेंस करिए। और ये सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, इसको एर्गोनॉमिक भी बोलते हैं। एर्गोनॉमिक्स वर्ड सुने क्या? एर्गोनॉमिक्स मतलब होता है ह्यूमन सेफ्टी के बारे में सोचे, वर्किंग कंडीशंस के बारे में सोचे, जिससे कि हैजर्ड फ्री काम हो सके। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जीरो हेल्थ डैमेजेस, जीरो एक्सीडेंट पे आपको काम करना पड़ेगा। जिसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, हाउ टू डू इट। देखिए सब में हाउ टू डू इट का एक कॉलम है। टेक्निक्स मतलब बेसिकली दे आर सेइंग हाउ टू डू इट। हियर द टर्म टेक्निक इज हाउ टू डू इट। तो कैसे हम लोग हेल्थ वगैरह के ऊपर ध्यान दे सकते हैं? बोल रहे ड्रामा कराओ, सेफ्टी स्लोगन्स, क्विजेज, पोस्टर मेकिंग टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू सेफ्टी। नाउ यहां पे एक नया प्रैक्टिकल सम्स आ गया है। दिस इज टोटली न्यू, दिस वाज नॉट एग्जिस्टिंग इन योर प्रीवियस कोर्स। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन डीपीएम, जिसका एक कॉन्सेप्ट का नाम है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। एक कैलकुलेशन है जिसका शॉर्ट में नाम है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, जिसमें 6 मेजर लॉसेस को चेक किया जाता है। ये देखिए, पहला 2 इक्विपमेंट फेलियर एंड सेटअप एडजस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं, it is connected with availability ratio. Then idling and minor stoppages and reduced speed, these are speed related. And this is basically performance ratio, या इसको efficiency ratio भी बुलाते हैं। देन ये दोनों रिड्यूस यील्ड एंड क्वालिटी डिफेक्ट्स आर क्वालिटी रिलेटेड। इसको हम क्वालिटी रेशियो भी बुला रहे हैं। और ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी का परसेंटेज, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, OEE परसेंटेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल 3। एक सजेशन दिया गया है स्टैंडर्ड नॉर्म कि OE में हर एक का रेशियो का वैल्यू क्या आइडियल होता है कि अवेलेबिलिटी 90% से ज़्यादा हो, परफॉर्मेंस 95% से ज़्यादा हो, तो क्वालिटी 99% से ज़्यादा हो। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयरफॉर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो OEE 85% के अप्रॉक्स आता है।
तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 0.9 इंटू 0.95 इंटू 0.99, तो OE 0.85 इज आइडियल। मतलब इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि देयर कैन नॉट बी 100% इफेक्टिवनेस एवर। दिस ऑल्सो मीन दिस इज द वर्ल्ड क्लास लेवल। मतलब ये आ गया तो आप वर्ल्ड क्लास पे चल रहे हो, आपका इफेक्टिवनेस एक्चुअली इससे भी कम ही मिलेगा। तो आप ये अचीव करो, मतलब आप वही बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल चला रहे हो भाई, रोल मॉडल बने हुए दूसरों के लिए। ओके अब एक इलस्ट्रेशन है जो नया है, न्यू है, जिसको आपको करना है। यहीं पे पढ़ के मैं सॉल्व कर दूंगा, आप फिर सोल्यूशन नीचे दिया हुआ देख लेंगे, बहुत इजी है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। गोल्ड कोस्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्पेयर पार्ट्स। इट वर्क्स इन 2 shifts of 8 hours, ये 2 shifts इंपॉर्टेंट है, of 8 hours for 6 days। ओके तो 2 shift पर डे 6 days में 12 shifts हो गए। इन अ वीक लंच ब्रेक इज 45 मिनट, तो दिस अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी। अदर मिसलेनियस ब्रेक्स एड अप टू 25 मिनट्स। ऑफ कोर्स दिस इज पर शिफ्ट ना, लंच ब्रेक 45 मिनट्स एक शिफ्ट का होगा, तो ये बोलने का जरूरत नहीं है। फॉलोइंग डिटेल्स आर कलेक्टेड फॉर द लास्ट 4 वीक्स। 4 वीक्स का कैलकुलेशन हो रहा है बाय द TPM टीम फॉर वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट, जिसमें आवर्स ऑफ प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज 15 मिनट्स पर शिफ्ट। फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, अच्छा 6 आवर टोटल, मतलब ये फॉर 4 वीक्स का टोटल है, क्योंकि दिन में 6 आवर ब्रेकडाउन थोड़ी होगा हर रोज। ये 15 आवर्स टोटल सेटअप चेंजेस इज फॉर 4 वीक्स। उसी तरह से पावर फेलियर 4 आवर्स टोटल इज फॉर 4 वीक्स पीरियड। देन वी हैव स्टैंडर्ड साइकिल टाइम पर पीस इज इक्वल टू 3 मिनट्स। स्टैंडर्ड साइकिल टाइम पर पीस इज इक्वल टू 3 मिनट्स। दिस विल एक्चुअली टॉक अबाउट एफिशिएंसी। आप देखिए ये सब जो टाइम रिलेटेड डिटेल्स था ना, वो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ये अवेलेबिलिटी रिलेटेड है। स्टैंडर्ड टाइम विल एक्चुअली कैलकुलेट एफिशिएंसी यानी परफॉर्मेंस रेशियो, एंड नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड पार्ट एक्सेप्टेड, ये क्वालिटी रेशियो हो गया। डिफेक्ट्स प्रोड्यूस के 120 एक्सेप्ट हुआ 115, तो ये डिफेक्ट्स आ गया। अब आपको तीनों का रेशियो बताना है, तो नेट अवेलेबिलिटी पहले देखिए आप कितना % आप अवेलेबल थे। सो यू सी 2 shifts of 8 hours, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसमें आपका लॉसेस पर शिफ्ट क्या हो रहा है उसको देखते हैं। एक बार ध्यान से देखो कैसे वर्किंग करेंगे हम लोग। आप पहले मेरा कैलकुलेशन देखना, फिर आप सोल्यूशन में नजर डालना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप देखिए यहाँ पे टोटल 4 वीक्स का लॉसेस को पहले पकड़ो, 15, 6, 21 और 4, 25 घंटा का नुकसान हुआ कितना समय में? 25 घंटे का नुकसान हुआ कितने समय में? टोटल टाइम लॉस्ट 25 घंटा इज फॉर 25 कैसे निकाला मैं समझ गए क्या? 6 + 15 + 4 कितना में? 4 हफ्ता में। तो 4 हफ्ता में कितना शिफ्ट हुआ? नहीं, दिन का 2, 6 दिन का 1 हफ्ता है, तो 1 हफ्ते का 12, 4 हफ्ते का 48। तो अगर हम पर शिफ्ट निकालें, पर शिफ्ट ये आवर्स था, इंटू 60 कर दें, डिवाइड बाय 48 शिफ्ट कर दें, तो पर शिफ्ट मेरा टाइम लॉस क्या आ रहा है? 31.25 लॉस्ट हो गया, प्लस एक शिफ्ट का लंच ब्रेक जा रहा है विच इज कितना? 45 मिनट्स, प्लस एक शिफ्ट का मिसलेनियस ब्रेक्स जा रहा है 25, सब मिला के कितना हुआ?
और एक यहाँ पे 15 मिनट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी जा रहा है। मिसलेनियस ब्रेक कितना जा रहा है? 25 मिनट। और एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में 15 मिनट जा रहा है। सब मिला के कितना मिनट हुआ? 16.25 मिनट्स हम लोग वेस्ट करें पर शिफ्ट। तो एक शिफ्ट का आवर्स है कितना? आवर्स यानी मिनट्स अवेलेबल, टाइम अवेलेबल पर शिफ्ट कितना है? एक शिफ्ट में 8 घंटा है। टाइम अवेलेबल इज 8 इंटू 60 मिनट्स। अगर हम करें तो 480 में 116 गया। तो एक्चुअल टाइम कितना आप वर्क कर सकते हो? 363.75। तो आप इसका रेशियो बना दीजिए, ये अवेलेबिलिटी रेशियो आ गया। देयरफॉर अवेलेबिलिटी रेशियो इज, डिवाइड करिए, 75.78%। इसी तरह से दूसरा रेशियो आएगा एफिशिएंसी रिलेटेड, कि एक यूनिट बनाने के लिए 3 मिनट लगता है। तो 120 पार्ट आपने बनाया तो टाइम कितना लगना चाहिए? 360। बट आप लोग काम कितना देर कर रहे हैं? एक्चुअल टाइम 363.75। तो एफिशिएंसी रेशियो इज, यू कैन से 360 का काम 363.75 में हो रहा है। इसका फॉर्मूला आप लोग को पहले से सिखाया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम। एफिशिएंसी तो बहुत बार आप निकाले अपने पढ़ाई में। कितना परसेंट आया? 98.97%। एंड देन क्वालिटी रेशियो में आप देखिए 120 बनाया बट 115 एक्सेप्ट हुआ। तो 115 बाई 120 95.83। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो OEE आ जाएगा। अब आप सॉल्यूशन देख लीजिए। मिल गया? ठीक से ही दिया हुआ है, अच्छा से ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है, सॉल्यूशन अच्छे से दिया हुआ है। वो 48 शिफ्ट पहले निकाला ये लोग, फिर लॉस ऑफ टाइम 116.25 निकाल दिया पर शिफ्ट। बस एक ट्रिक था प्रेजेंटेशन में, पर शिफ्ट पे ले आना चाहिए। अब आप यहां पे पर शिफ्ट में नहीं लाते तो फंस जाते, क्योंकि सब देखिए ना, ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड ये सब पर शिफ्ट दिए हुए हैं। So if most of the details are per shift, you should bring all details per shift. हो गया। Then friends, we have TQM versus TPM, कि how they are connected. Can you tell me without referring how they are connected? दोनों में कॉमन चीजें क्या है? ऐसी जो सुने 2-3 दिन में उसी से ही बता सकते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं। अच्छा, आपने बोला कि सर TQM तो डिफेक्ट रिड्यूस कर रहा है और TPM ब्रेकडाउन रिड्यूस कर रहा है। तो TPM का वैसे डिफरेंट फोकस था, कस्टमर फोकस जो TQM में भी था, एम्प्लॉय मोरल TQM में भी था, क्वालिटी सर्कल्स के थ्रू ट्रेनिंग देने का। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड रिजल्ट दोनों का एक है। ठीक, और कोई पॉइंट? तो ये फर्स्ट पॉइंट है। आई विल से दे ब्रिंग सेम एंड रिजल्ट्स। दूसरा, टोटल मतलब क्या था? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट चाहिए ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि आपको फंडामेंटल ट्रेनिंग दोनों में जरूरत होती है देने की। उधर क्वालिटी के बारे में पढ़ाना पड़ता है और इधर मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाना पड़ता है। और दोनों चीज में ना पेशेंस चाहिए, रिक्वायर्स पेशेंस। आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। You cannot get any instant result. It will take time to bring results from here.
कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, वो मैंने वहां पे बोल ही दिया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ। Okay. Now next is cellular manufacturing or one piece flow production system. सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि यहां पे सिमिलर मशीन्स को ग्रुप करो, इट एनकम्पासेस अ ग्रुप टेक्नोलॉजी। अब मजा का चीज देखिए, आपका एसएफएम में भी ये किया हुआ है और कॉस्ट में किया हुआ है। एक मजा का चीज दिखाते हैं, गूगल मारते हैं सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, विकिपीडिया। कैसे इंस्टीट्यूट ने मैट बनाया है पढ़िए आपने। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इज अ सबसेक्शन ऑफ जेआईटी एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग, फुल स्टॉप। और यहां पे सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। इट एनकम्पासेस ग्रुप टेक्नोलॉजी था और यहां एनकम्पासिंग ग्रुप टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट लाइन, द गोल ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज टू, वहां पे डैश मार के नंबर ए, टू मूव एज क्विकली एज पॉसिबल, देख रहे हैं, कॉमा। सेकेंड पॉइंट, बेकार खामखा आप लोग बोलते हैं मैट नहीं है, मैट नहीं है, मैट नहीं है, टॉपिक दे दिया बस पढ़ो। मैट में किया क्या है लोग, make a wide variety of similar products while making as little waste as possible। पूरा डिट्टो है, पूरा डिट्टो है। और एसएफएम में भी सारा टॉपिक इन्वेस्टोपीडिया से छापा हुआ है। हाँ, एक जगह तो मैंने भी पढ़ा था, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में एज पर इन्वेस्टोपीडिया ही लिख दिया। मतलब जैसे छापने वाला अपना अकल भी तो लगाएगा एज पर विकिपीडिया लिख देगा क्या, एज पर गूगल बाबा। बिब्लियोग्राफी लिखते हैं ना हम लोग, कहां कहां से सर्च किया है। और मैंने तो दिखाया आपको कुछ कुछ, तो वो EFQM पूरा दिखा दिया वेबसाइट से, डायग्राम से ही छाप दिया आपने, ठीक है। और ऊपर से फिर क्या है ना, तकलीफ किसी चीज का नहीं है। तकलीफ मेरे को क्या हुआ, ऊपर से ये बुक का टाइटल, आपके पास बुक है ना हाथ में, देखिए वहां लिखा हुआ है डिस्क्लेमर, कॉपीराइट क्लेम लिखता है, देखिए है क्या, हाँ, कि नो पार्ट ऑफ दिस बुक कैन बी कॉपीड रिप्रोड्यूस। जैसे आपने बहुत रिसर्च किया है, हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारा, कॉपी मार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गए हम ही हम है। मेरे को डर नहीं लगा, हम तो नया मैट बना दिया अभी, नया सिलेबस का नेक्स्ट बैच पूरा नया मैट से हो रहा है। द एंटायर मैट हैज चेंज्ड। और अपन भी खुल के छापी से क्या डरना, डरने का काम क्या है, खुल के छापा है अपन, चेंज ही नहीं किया कुछ भी, माथा ही नहीं मानना है। देख लिया ना आपने कैलकुलेशन। कोई चैलेंज करेगा तो भैया आप भी अपना इंटेग्रिटी दिखाइए, आप कहां से लाए हैं। हम भी यही बोलेंगे ना, हम तो यहां से नहीं छापे, हम तो विकिपीडिया से लिए, तो मैच कर रहा है। हम तो EFQM का वेबसाइट से लिया, आप कहां यहां से कौन लिया, आइए चैलेंज करिए। गजब ही दुनिया, पूरा एकदम वर्ड टू वर्ड छापा हुआ, वर्ड टू वर्ड, खाली पैरा चेंज है और सेंटेंस चेंज है। देखिए यहां पे फिर क्या बोल रहे हैं, टू अल्टीमेटली आप अपना पर्पज सॉल्व करिए, टू मूव एज क्विकली एज पॉसिबल, मेक अ वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। ये एक वाइड वैरायटी का पॉइंट में कंफ्यूजन आता है जनरली। अगर आप JIT का पॉइंट वहां पे देखें तो वहां लिखा था लो वैरायटी, और यहां पे लिख रहा है वाइड वैरायटी ऑफ, लेकिन किसका,
ऑफ ऑफ ऑफ, ये एक वर्ड ही पूरा गेम चेंजर है। वहां पे लो वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स था, वहां पे लो वैरायटी ऑफ गुड्स मतलब था कि अलग अलग प्रोडक्ट बहुत सारे नहीं बनाओ, बट एक ही प्रोडक्ट का अगर वेरिएशन डालना है तो आप बना ही सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कि इंटरनल मूवमेंट टाइम खत्म हो जाए। ग्रुप कर दिया मशीनरी तो सारे रिलेटेड चीज आमने सामने ही है और आपका काम इजीली हो जाए बिना ज्यादा मूवमेंट किए, ठीक। और एज लिटिल वेस्ट, मतलब वेस्ट के वही 7 नाम है, वो सारों को फोकस करके रिड्यूस करना है। और ये एग्जाम्पल इसका है असेंबली लाइन, मेन एग्जाम्पल है इसका असेंबली लाइन। इन द असेंबली लाइन मल्टीपल सेल्स आर यूज्ड, ईच सेल कंप्राइजेस ऑफ one or more machines which accomplish a certain task. The product moves from one cell to the next. They are explaining the assembly line, each station completing part of the manufacturing process. Generally cellular manufacturing mein we prefer that assembly line should be designed like this, U-shaped. What is the advantage if it is U-shaped assembly line कि इधर एक आदमी है, इधर एक आदमी, इधर एक आदमी, इधर एक आदमी, ऐसे करके अगर बना दिया जाए तो इसका एडवांटेज क्या है कि सुपरविजन इजी होता है कि एक सुपरवाइजर अगर यहां खड़ा हो जाए तो चारों तरफ देख सकता है कि क्या हो रहा है ना। तो असेंबली लाइन में ये जो यहाँ पे पॉइंट है, यू शेप डिजाइन इज गिवन बिकॉज दिस अलाउज फॉर सुपरवाइजर टू मूव लेस एंड हैव द एबिलिटी टू मोर रेडिली वॉच ओवर द एंटायर प्रोसेस। आई थिंक सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी ज्ञान लिखना हो तो यू शेप डिजाइन जरूर बताना चाहिए, ऐसे बना लीजिए ना, याद रहेगा आपको। सुपरवाइजर के लिए इजी है टू वॉच each and every step and to help anywhere the help is required. इसमें मेन एडवांटेज बोलते हैं कि इस फोकस से उसको बनाना चाहिए कि यू शुड हैव हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आया तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बिकॉज इफ यू मेक वन थिंग एंड अगेन इफ यू वांट टू चेंज दिस लाइन टू मेक अनदर थिंग, इफ इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, देन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विल जनरेट लॉट ऑफ वेस्ट। Okay, a cell is created by consolidating the processes required to create a specific output. Consolidation is the keyword. Consolidating the processes required to create a specific output. इसका फायदा क्या है? Facilitate quick identification of problems. Encourage communication of employees within the cell. बोलते हैं इससे ना employee का cohesiveness बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ती है क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देखिए तो इंप्लॉय में बॉन्डिंग ज्यादा आ जाती है। इफ यू हैव वन असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट लाइक दिस तो सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो सब में कोहेसिवनेस रहता है कि वी बिलोंग टू सेम असेंबली लाइन। इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में देखिए स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट पार्ट्स। इसमें डिफरेंट पार्ट्स आप आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2 हम लोग बोल रहे हैं उसको ग्रुप करो, ग्रुपिंग करो। एंड ग्रुपिंग करने के लिए क्या क्या लगेगा वो सोचो। लेआउट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, उसके ऊपर ग्रुपिंग करिए। ग्रुपिंग बेस्ड ऑन लेआउट और प्रोडक्ट डिजाइन। ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन लेआउट और प्रोडक्ट डिजाइन और कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड, टाइम। These are the points that you should keep in mind for grouping. And to understand this, you actually have several algorithms. Step 3 में ये बात बोल रहा है कि to understand this, you actually have several algorithms. ये मान लीजिए step 3 है,
जो आपको ये सब पैरामीटर में हेल्प करेगा। देयर आर सेवरल मैथमेटिकल मॉडल्स एंड एल्गोरिदम्स टू एड इन प्लानिंग, उसको यूज करिए। एंड स्टेप नंबर 4 ऑब्वियसली आप चूज द बेस्ट, यहां पे चूज द बेस्ट वन विच विल एक्चुअली रिड्यूस ऑल द वेस्टेजेस। सारा एनालिसिस करके आफ्टर ऑल एनालिसिस आप अपना बेस्ट वन चूज कर लीजिए। मतलब पहले फ्रैगमेंट्स जानने होंगे, फिर ग्रुपिंग करने होंगे, फिर ग्रुपिंग करते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स को इवैल्यू कंसिडर करना है, लेआउट, प्रोडक्ट, टाइम, कॉस्ट, ओके। एंड आफ्टर दैट यू आर टू चूज द बेस्ट वन। नाउ डिफिकल्टीज इन क्रिएटिंग फ्लो, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? डिफिकल्टीज इन क्रिएटिंग फ्लो में अगर कोई एक्सेप्शनल एक्टिविटी आ गया तो फ्लो टूट जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा हर्डल्स है जिसके लिए आपको प्लान बी तैयार रखना पड़ेगा। मशीन लोकेशन रिलोकेशन हुआ तो खत्म हो गया, पूरा फ्लो ही टूट जाएगा। मशीन डिस्टेंस पे रखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ मशीन, 2 मशीन्स कैन नॉट बी टुगेदर, तो वो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो बनेगा नहीं, ठीक है। और भी एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे पार्ट रूटिंग। रूटिंग मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अब स्टेप 1 अगर करना है, जैसे ये फ्लो बनाया ना, अब स्टेप 1 यहां पे है बट स्टेप 2 मान लीजिए यहां पर है, तो गड़बड़ हो जाएगा बिकॉज आपके तो सेवरल स्टेशंस हैं यहां पर। तो पार्ट का रूटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूट नहीं हो पा रहा तो देयर विल बी अगेन ट्रबल। पार्ट रूटिंग इज एन एक्सेप्शन कि इफ इट फ्लोज इन अनदर डायरेक्शन देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। देन सेल लोड वेरिएशन। लोड मतलब होता है, लोड मतलब क्या होता है? हाँ, वजन। वजन नहीं बोलते, बोलते लोड मतलब हम लोग बोलते फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क। एक सेल पे कितना लोड अब पड़ रहा है। अब एक सेल बीच में ऐसा आ गया जिसपे ज्यादा काम आ गया, या ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स उसको प्रोसेस करना पड़ता है, या ज्यादा स्टेप्स उसको करने पड़ रहे हैं, ओके। तो ऑब्वियसली देयर विल बी ट्रबल। इंटर एंड इंट्रा सेलुलर मटीरियल ट्रांसफरिंग। अब एक सेल से एक, ये सेल है पूरा, यू शेप्ड एक सेल है, अब इससे दूसरा में जाने का है, तो ट्रांसफर अगर डिस्टेंस पे है तो अफेक्ट कर जाएगा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सेल रिकॉन्फिगरिंग, डायनामिक पार्ट डिमांड्स एंड ऑपरेशन एंड कंप्लीशन टाइम्स, ओके। Benefits and costs are basically your advantages and disadvantages they are talking, which you can write yourself, but although I'll help you. Benefit में number A, what they are saying is cell reduces flow time, flow distance, floor space, inventory handling, scheduling, transactions and scrap and rework. Basically, number A you can say it reduces what? Wastes. जो 7 वेस्ट आपको सिखाए गए थे। और दूसरा वो यू शेप होने के कारण फायदा क्या था? हाँ, यू शेप होने के कारण अंडर परफॉर्मेंस कैन इजीली बी ट्रैक्ड। that are underperforming can be easily isolated and targeted for improvement. Next, तीसरा एडवांटेज है कि ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ता है, एम्प्लॉय का एक दूसरे से लगाव बढ़ता है। बोलते हैं चाइना में ये सब काम इतना जोर से होता है कि एक चाइना में वो जो वर्कर है, वो सब वर्कर जनरली देखे गए हैं यंगस्टर्स हैं 12 से 18 साल के। कैन यू इमेजिन? यंगस्टर्स हैं, सिर्फ असेंबली लाइन के वर्कर्स जो स्टेप्स का परफॉर्म कर रहे हैं, 12 से 18 साल के बीच में मैक्सिमम। तो उनको तो दोस्त चाहिए जिंदगी जीने के लिए। बोलते हैं उनका दोस्त, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, उनका दोस्त लोग में सिर्फ उनका असेंबली लाइन का जो, उनका जो सेल का जो 2-4 वर्कर है, वही उनका दोस्त है, बस उनसे उनकी जिंदगी चल रही है।
एंड दे आर सो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे ना तो उनके पास खाने के पैसे नहीं है, तो वो मजबूर होके 14-14 घंटे 15-15 घंटे वो 12-14 साल के बच्चे काम करें जिसमें दिमाग लगाने का काम ही नहीं, और सच मोनोटोनस जॉब कैन यू इमेजिन कि खाली नट टाइट करना है, सारा दिन एक ही काम है, नट टाइट नट टाइट नट टाइट, सच मोनोटोनस जॉब, एंड दे आर लेफ्ट नो ऑल्टरनेटिव। और रहने वहने के लिए भी कोई वर्किंग एनवायरनमेंट उनको बहुत अच्छा नहीं मिला हुआ है। अब एक डॉर्मेटरी दे देते हैं जिसमें एक एक रूम में 7-8 लोग रहते हैं, और वही 2 tier बेड वाला ऊपर सो, एंड दैट इज ऑल पेड डॉर्मेटरीज, वेजेस से काट लिया जाएगा। सो दैट इज अगेन एडवांटेजेस भी है तो डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा, नेक्स्ट एक और डी नंबर, वर्कर्स अपने आप मोर इजिली, ये देखिए कोहेसिवनेस वर्ड मैंने दिखा दिया, वर्कर्स कैन मोर इजिली सी प्रॉब्लम्स और पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स विद इन देयर ओन सेल्स। तो ये डी नंबर बेनिफिट है, वर्कर्स कैन इम्प्रोवाइज, क्या बोले, ऑटोनॉमसली, किसी सुपरवाइजर के हेल्प के बिना, वो सब एक दूसरे को देख तो पा ही रहे हैं, तो दे कैन हेल्प ईच अदर। और इसके डिसएडवांटेजेस यहां पे बता रहे हैं इस लास्ट पैरा में, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। अभी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट एक रेज तो किया गया था, बट फैक्चुअली असेंबली लाइंस उतना फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर नहीं करता। अगर एक आदमी को बोले पूरा काम कर दो तो वो ज्यादा डायनामिक होता है। आपको याद है वो फोर्ड एम्प्लॉइज, याद आ रहा है, रूजवेल्ट के जनरेशंस, जो बता रहा था कि और लास्ट में ह्यूंडई का भी वो ओपिनियन था कि ह्यूमंस आर ऑलवेज मोर डेक्स्ट्रस देन रोबोट्स। याद है, वही चीज बता रहे कि सेल मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअली इंसान को रोबोट बना दिया जाता है, रिपीटेटिव टास्क करते रहो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कम एक्सेप्ट करता है। जो आदमी एक ही काम हमेशा करेगा वो ऑब्वियसली नया काम करने में डरेगा। इसी को जापानीज लोग ओवरकम कैसे किए थे, बाई रोटेटिंग इन देम इनटू सेवरल स्टेप्स, अदर स्टेप्स में उनको रोटेट कर दो। लेस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर न्यू पार्ट्स, एंड अगर प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ तो नॉट सूटेबल फॉर लो डिमांड। ये सब मेथड किसके लिए सही है, मास प्रोडक्शन के लिए। नॉट सूटेबल फॉर लो डिमांड, हाई डिमांड चीजें हैं तो आप ये सेल सिस्टम में आइए, तो इन्वेस्टमेंट भी वर्थ वाइल लगेगा। ओके, नेक्स्ट 6 सिग्मा। 6 सिग्मा ऑलरेडी काफी आप जानते हो, जीरो डिफेक्ट बनाना है, सीधा सा बात। एक्चुअली वो एक मैथमेटिकल मेजर है जो बिल स्मिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने मोटोरोला में खोजा था, जिसका यहाँ पे बताया, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं, इंजीनियर ने खोजा था। बिल स्मिथ नाम के इंजीनियर ने मोटोरोला में इंट्रोड्यूस किया था इन 1986। फिर उसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक ने 95 में अडॉप्ट किया, तो वो पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया था अपने लिए कि हम लोग कहां तक जाके सोचेंगे। एंड दैट वाज अ 6 सिग्मा लेवल डिराइव्ड फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू रिमेंबर दिस, वी हैव डन इन आवर क्लासेस। इसमें एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का एक मार्किंग होता है, सिग्मा लेवल्स। तो इधर है सिग्मा, इधर है माइनस सिग्मा, ऐसे करके ये 6 सिग्मा तक गए। और 6 सिग्मा तक जाने से ये जो एरिया कवर हो रहा है ये आपका नो डिफेक्ट एरिया है। जो लेफ्ट आउट एरिया है वो आपका समझ लीजिए डिफेक्ट एरिया है, सिर्फ इतना ही डिफेक्ट एरिया है। दैट वाज 6 सिग्मा, कि डिफेक्ट्स एकदम मिनिमाइज कर देना है। और इसका मेजर स्टैटिस्टिकली निकाला गया था, और उसका ये टेबल यहाँ पे अच्छा से दिया हुआ है। ये एक यूनिक चीज है जिसका मेजर मैंने भी क्लास में आपको हल्का सा बताया था, 3 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा का। और इसमें 6 सिग्मा में अल्टीमेटली आता क्या है, इट इज 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन।
3.4 defects per million, which is near to perfection, which is as good as there is no defect. Now, to implement Six Sigma, they are saying two methodologies. Number one, DMAIC, and number two, DMADV. You remember the full form? Define, measure, analyze, improve, control. And here, define, measure, analyze, design and verify. Design and verify the design. Now, how they are different, can you tell me? If you have any idea. Existing के लिए, very nice. और ये पूरा new design बना रहे. It is creating a new thing to improve. And DMAIC is for existing things, how you can keep a control. मतलब इसमें cost control पे ज़्यादा focus है, या waste control पे ज़्यादा focus है, या डिफेक्ट कंट्रोल पे फोकस है. इसमें एलिमिनेशन पे ज्यादा फोकस है. एलिमिनेशन पे ज्यादा फोकस है. अब यहां पे इसके सारे दिए हुए हैं. ये ब्रीफ आइडिया तो हो गया, बट यहां पे DMAIC का चार्ट दिया हुआ है. डिफाइन द प्रॉब्लम, गोल्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट. मेजर द प्रोसेस टू डिटरमाइन करेंट परफॉर्मेंस. इसमें मेजरमेंट के लिए स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस आपको करने चाहिए कि आपके यहां पे कितने नुकसान होने की संभावना है. ऑलरेडी आपके जो सिस्टम है उसमें आप कितना % लॉसेस सोच रहे हो कि हो सकते हैं. देन एनालाइज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द रूट कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड पुअर डिफेक्ट्स. देन इंप्रूव द प्रोसेस. एंड कंट्रोल मीन्स मेंटेनिंग द इंप्रूव प्रोसेस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस. कि आप जो डिफाइन किए हो, डिफाइन करना मतलब होता है इट्स लाइक सेटिंग स्टैंडर्ड्स कि आपको क्या चाहिए. एंड मेजर मीन्स लाइक फाइंडिंग द एक्चुअल्स. यू आर चेकिंग योर एक्चुअल्स. एनालाइजिंग इज टू फाइंड आउट द वेरिएशन एंड यू कैन से एंड रीजंस फॉर द वेरिएशंस. एंड improve is the corrective actions which you are suggesting to eliminate the variations. And control is basically to keep it continuous. Now, where you can use this DMAIC, उसके लिए ये पैरा है. It is used under following circumstances. That is preconditions, pre-requirements for pre-requirements of DMAIC, prerequisites of DMAIC, कि a product or process should already exist and the project is part of an ongoing continuous improvement process. इसमें नया नहीं कुछ कर रहे, जो चल रहा है उसमें एड ऑन कर रहे हैं. एंड इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस की बात आएगी. सिंगल प्रोसेस को आप ऑल्टर कर रहे हो. कॉम्पिटिटर का एक्शन आपके लिए मायने नहीं रखता. कस्टमर बिहेवियर मायने नहीं रखता. टेक्नोलॉजी मायने नहीं रखता. दीज 3 आर कॉन्स्टेंट्स. यू कैन से 3 कॉन्स्टेंट्स आर देयर. 3 कॉन्स्टेंट्स है. कॉम्पिटिशन का इफेक्ट नहीं. क्योंकि कॉम्पिटिशन का इफेक्ट होता है ना, तो आपको हो सकता है पूरा डिजाइन चेंज करना पड़े. और कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो डिजाइन चेंज करना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी अगर अनस्टेबल हो गया तो डिजाइन चेंज. इफ दिस 3 वेरीज, तो आपको DMADV में जाना पड़ेगा. इफ दीज 3 वेरीज, तो आपको DMADV में जाना पड़ेगा. तीनों कांस्टेंट है तो DMAIC में चला सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक केस स्टडी है जो उसको मुझे कुछ अपने तरफ से बताने का नहीं लगता. आप बस इसको पढ़ लेंगे, जब आप इसको रीड करेंगे तो काम हो जाएगा. जैसे हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. नाउ देयर इज अ बैंकिंग कंपनी, दे विल टेक अप अ स्टोरी दैट देयर इज अ बैंकिंग कंपनी who is eager to focus on the customer needs. They already have this system and processes. Now they want to implement Six Sigma. So suggest how they can. So since their focus is on
improving the existing process, you will write about DMAIC. Question won't be कि apply DMAIC on them. Question will be they want to implement Six Sigma methodologies. Okay, so DMAIC कैसे होगा? तो डिफाइन के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल एंड लॉयल्टी वगैरह आप वो डिफाइन करेंगे, फिर किस तरह से देना चाह रहे हैं उसको मेजर करेंगे, या देते हैं उसको मेजर करेंगे, ठीक है। फिर वही जो मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में बता दिया यहाँ पे, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल्स, वेरिएशन, फिर देखेंगे, फिर उसको करेक्टिव एक्शन लेकर कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट करेंगे। देन डीएमएडीवी में आप देखिए वही चीज है, इसमें डिफाइन मीन्स सेट, यू कैन से रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू डिजाइन, क्या रिक्वायरमेंट्स इन न्यू डिजाइन है वो बताइए, ठीक है। एंड देन सी हाउ एक्चुअली द नीड वुड बी मेट थ्रू योर डिजाइन, measure the need, then after this analyze the process and options to meet the customer demands, identify different options, then design मतलब actually design the process or product, and lastly it is verify the design whether it is actually meeting the requirement or not. देखो डिफाइन, मेजर, एनालाइज सेम है, बट थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल फर्क है। वहां पे क्या डिफाइन कर रहे थे कि एग्जिस्टिंग में क्या इंप्रूवमेंट लाना है, इधर सेट स्टैंडर्ड्स फॉर इंप्रूवमेंट्स था, ठीक है, और इधर अभी सेट स्टैंडर्ड फॉर न्यू प्रोसेस या न्यू रिक्वायरमेंट क्या आ रहे हैं, न्यू डिजाइन, डिजाइन ऑफ प्रोसेस की बात होती है जनरली यहाँ पे। सिक्स सिग्मा इज मोर फोकस्ड ऑन प्रोसेस नॉट ऑन प्रोडक्ट। तो सेट न्यू डिजाइन ऑफ प्रोसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू डिजाइन ऑफ प्रोसेस कि उससे आप क्या क्या चाहते हो। देन मेजर द नीड ऑफ द कस्टमर्स दैट विल बी फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस, नीड ऑफ whom, ऑफ कस्टमर्स दैट विल बी फुलफिल्ड बाय दैट प्रोसेस। Okay, then identify different options of designs and design the process, get the product, and then verify whether the product or the process is actually able to fulfill the demand or not. आप एक बेसिक चीज लिख के रख सकते हैं कि सिक्स सिग्मा is actually focused on improvement of process. Six Sigma is on process improvement. Six Sigma is on process improvement. It is not creating the things newly. ध्यान रहे, it is not creating new things totally, not creating new generally. It is on improvement ideas, not creating new generally. But if you feel that technology has changed, if you feel that competitors' actions are changing, if you feel that customer behavior are changing, then you go for design change of your process. Okay, not creating new generally unless वो competition, technology or customers behavior is varying. Customer behavior is changing. Not creating new generally unless competition, technology and customer behavior is changing. ठीक है, तो उसमें DMAIC तो एग्जिस्टिंग को इंप्रूव करने के पीछे पड़ा है। DMADV में जब वो तीन चीज कांस्टेंट नहीं है तो हम नया प्रोसेस डिजाइनिंग पे लग जाते हैं। सिमिलैरिटीज आपको पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, DMADV में अ प्रोडक्ट और प्रोसेस शुड नॉट बी इन एग्जिस्टेंस, प्री रिक्विजिट्स वापस से आ रहा है।
existing process can be optimized using DMAIC or some other system. Project has strategic importance because वही 3 reasons है, technology, competition और customer behavior. यहाँ पे multiple process can be altered because you are basically changing the entire thing. अब वही 3 आ गया, देखो 3 variations. Consumer behavior change हो रहा है, competitions परफॉर्मेंस चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, इसलिए आपको DMADV में जाना पड़ रहा है. तो डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं ना. अच्छा, पहले सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों 6 सिग्मा पे काम कर रहे हैं, मतलब दोनों डिफेक्ट रिडक्शन के पीछे पड़े हैं. दोनों में कस्टमर नीड्स भी प्राइमरीली फोकस्ड है. अब डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ये टेबल पढ़ने से ही सारा आइडिया लग जाएगा. DMAIC रिएक्टिव है, DMADV प्रोएक्टिव है. DMADV से आप अपना कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बट DMAIC से कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. तो ये उसी का ही कंपैरेटिव स्टडी है, इसमें मेरा ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है. Then ये quality management tools is basically the tools to measure the present performances, present defects. अब हो सकता है आपका PM में इसके ऊपर सम डाल दे, I don't know. ये एक्चुअली हम लोग CMA फाइनल वाले स्टूडेंट्स के मैट में ऑलरेडी पढ़ाते हैं. क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स का कॉन्सेप्ट CMA फाइनल में तो ऑलरेडी है. उनका एक पेपर है SPM, उसमें ऑलरेडी है. बट आपके लिए वो कितना सम्स वाइज रेलेवेंट है दैट वी डोंट नो. ये सब स्टैट्स है. कंट्रोल चार्ट उनके सिलेबस में आता है. हिस्टोग्राम स्टैट्स में पढ़ाते थे. परेटो एनालिसिस आपको आता ही है. कंट्रोल चार्ट छोड़िए, आपको एक परेटो एनालिसिस तो आता ही है. रेस्ट ऑल एक्चुअली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट ये सब ट्रिक्स है जिससे आप एक्चुअली मेजर करते हो. दीज आर टूल्स टू मेजर. वो DMAIC और DMADV में जो मेजर वर्ड था, वो मेजर करने के लिए आपका ये डिफरेंट टूल्स है, जिसमें परेटो डायग्राम इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो. नाउ रेस्ट ऑल यू हैव टू मेमोराइज थियोरेटिकली. ये सब स्टैटिस्टिकल टूल है. कंट्रोल चार्ट है, हिस्टोग्राम है, प्रोसेस मैपिंग है. देखिए, जो अभी फ्लेवर है क्वेश्चन का थ्योरी में, वो ऐसा नहीं है कि क्या तो कंट्रोल चार्ट बनाने देगा. ये सब बहुत ट्रेडिशनल हो गया. आप ये सब कौन बनाएगा? एज अ इतना सीनियर लेवल का पढ़ाई जब आप करो तो ये सब चार्ट बनाने का काम आपको नहीं आएगा. हाँ, ये जरूर है कि क्वेश्चन में आस्क यू हाउ कैन वी मेजर, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स अवेलेबल, तो यू हैव टू सजेस्ट द नेम्स. देन लिमिटेशन ऑफ 6 सिग्मा. लिमिटेशंस ऑफ 6 सिग्मा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 6 सिग्मा की लिमिटेशंस क्या है? कि इट इज फोकसिंग ओनली ऑन क्वालिटी, इट इज नॉट वर्किंग ऑन अदर इंटेंजिबल रिजल्ट्स, substantial infrastructure investment is required. 6 sigma is complicated for some tasks. Not all products need to meet 6 sigma standards. सब में उतना डिफेक्ट जीरो करना जरूरी नहीं होता. 6 sigma focuses on specific type of processes only. And there are lot of real-time barriers which need to be resolved while translating the theoretical concepts into practical applications. ये थोड़ा थ्योरी के तरह ही है, प्रैक्टिकल इसमें थोड़ा कम समझ में आता है. कोई भी बोल देगा कोई बड़ा चीज को सीखने के बाद वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो हाईली इन्वेस्टमेंट मांगेगा. कोई भी एक छोटा कंपनी चलाने वाला को अगर आप जाके बड़ा बड़ा 6 सिग्मा प्रिंसिपल समझाओगे तो पहले ही उसको अनविलिंगली सुनता रहेगा कि अरे ये कैसे होगा, इतना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, ये कैसे होगा, हमारा कस्टमर नीड अलग है. सब अलग अलग तरह से ज्ञान देंगे. ये प्रोडक्ट में इतना डिफेक्ट के पीछे पड़ेंगे तो डिले हो जाएगा. और भी बहुत सारा लंबा लिस्ट बनाया जा सकता है. डिले हो जाएगा और उसके बाद खाली कस्टमर फोकस सोचेंगे तो एम्प्लॉय को सैलरी कौन देगा. पता चला कस्टमर ये चाहता है, हर कस्टमर का नीड अलग अलग को एकोमोडेट कैसे करेंगे. देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन एवरी न्यू थिंग दैट यू डू. So you have to understand before implementing it whether you actually need it or not. Now Lean Six Sigma is basically a combination of lean system
एंड सिक्स सिग्मा। और एक्चुअली आप पढ़ रहे हो मेरे से अभी सिक्स सिग्मा इन द नेम ऑफ क्या पढ़ रहे हो आप? लीन सिस्टम का टेक्निक को पढ़ रहे हो। तो लीन सिस्टम विथ सिक्स सिग्मा मीन्स इट वुड बी बेसिकली फोकसिंग ऑन क्वालिटी विथ रिडक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट, मतलब प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स टू रिड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। By using Lean Sigma, organization will be able to maximize profit, build better teams, minimize costs, satisfy customers and so. मतलब कुछ ऐसे आपको इतना, देखिए इतना रीडिंग पेज टू पेज करने का फायदा क्या होता है ना, कि आई एम श्योर कि आप निहत्ते नहीं रहोगे। आपके दिमाग में इतने वर्ड्स भर चुके हैं, बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ लैंग्वेज बोलता है, लॉ ऑफ लैंग्वेज। इफ यू हैव 1000 पैसिव वर्ड्स इन योर ब्रेन, you have one active word. That is law of language. जैसे हम लोग जितनी भाषा, जो भी बातचीत भी करते हैं ना, अगर हमारे दिमाग में 1000 शब्द हैं तो हम एक शब्द बोलते हैं, बाकी 999 दिमाग में ही खो जाता है। ओके, सो दैट्स द थिंग। जनरली क्या होता है, with age again the words you say have टेंडेंसी टू बिकम लेसर एंड लेसर एंड लेसर। जैसे एक छोटा बच्चा को अगर देखेंगे, उसके दिमाग में 1000 है तो 900 बोल रहा है। एक छोटा बच्चा में 1000 दिमाग में, वो 900 बोल रहा है। बट विथ एज क्या होगा, उसका दिमाग पॉपुलेट होगा और ज्यादा वर्ड्स घुसेंगे तो बोलना कम करेगा। बुजुर्ग लोग बोलना ही नहीं चाहते, सब चीज जानते, उनसे 10 बार पूछो तो हाँ बोल देंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? Because with age tendency to speak gets reduced, but आपको अपना अभी जो कैपेबिलिटी अपने अंदर लाना है वो ये लाना है कि आप इतने कीवर्ड्स पढ़े लीन सिस्टम के बारे में। तो एक तो ये समझ में आ गया सिक्स सिग्मा तक पढ़ के कि हर लीन सिस्टम का ज्ञान में एक ही बात आ रहा है, 7 वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो एडवांटेजेस लिखना इज नो बिग जॉब। नाउ डिसएडवांटेजेस में थोड़ा सा ध्यान देना है, सिचुएशन ओरिएंटेड। जैसे DMAIC का डिसएडवांटेजेस में आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस को फोकस करके बताना है, डिसएडवांटेजेस में थोड़ा सा केयरफुल होना। एडवांटेजेस लिखना तो कॉमन फीचर्स में एडवांटेजेस आ जाएगा, ठीक है। फिर विप्रो का एक केस स्टडी दिया हुआ है कि विप्रो इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अडॉप्ट सिक्स सिग्मा, और ये मुझे बहुत ही फर्जी लगता है। ये कहां से उठाया मुझे मालूम नहीं। I will not accept this. Mumbai Dabba Wala, they exist much way before than Wipro. ठीक है, तो implementing Six Sigma they have already done without being educated. They have already done this. We have also shared with you in class. So ठीक है, अगला बोल रहा है तो अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट ही मारा हुआ है, कोई आर्टिकल में कहीं लिखा हुआ था तो लिख दिया होगा। Now last portion of the chapter is process innovation and BPR. Now there is one thin line of difference between process innovation and business process re-engineering. Can you tell me with the name? किस में? BPR में पूरा प्रोसेस बदल रहा है? नहीं, गड़बड़ बोला, उल्टा हो गया। प्रोसेस इनोवेशन, वर्ड इनोवेशन मीन्स एकदम न्यू, एकदम न्यू। प्रोसेस इनोवेशन इज समथिंग दैट वाज नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, नाउ यू आर एडिंग इट इनटू योर बिजनेस। ओके, क्रिएटिंग ऑल टुगेदर अ न्यू स्टफ। एंड BPR इज प्रोसेस को री इंजीनियर करो, मतलब द प्रोसेस इज एग्जिस्टिंग, यू आर चेंजिंग द वे इट यूज टू वर्क। मतलब some you can say impressions were already there, you were working it, but now you'll work it in a different way. Process innovation is totally new. Okay, innovation is totally new. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल हेल्प यू, बजाज ऑटोमोबाइल्स ने अभी क्वाड्रा साइकिल लॉन्च किया है। क्वाड्रा साइकिल देखा आपने उनका? क्वाड्रा साइकिल सब तुरंत देख लिया करो, जैसे कुछ भी मिले। बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी नहीं होने से लर्निंग कैसे स्ट्रांग होगा। क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रा साइकिल
क्वाड्री साइकिल, क्वाड्रा नहीं, तो क्वाड्री साइकिल मतलब आप साइकिल समझ रहे हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट कार। ये देखिए, वही 1.5 लाख के आसपास का आएगा। पर्सनल यूज के लिए ठीक है, सब्जी लेने जाओ। इट्स बेसिकली सेफर देन मोटर बाइक। इसका पावर उतना ज्यादा नहीं है, इसका पूरा फीचर्स मैंने पढ़ा था। पावर इज वेरी लेस, नॉट एक्चुअली इक्विवेलेंट लाइक अ कार। इट्स जस्ट 217 cc। इफ यू सी दिस इमेज, it is just 217 cc, and you know Bajaj Pulsar is 220 cc. Usually people buy Bajaj Pulsar 220 cc. तो पल्सर जो उनका मोटर बाइक है वो ज्यादा पावर का है, ये कार जस्ट 217 सीसी का है। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, इसमें 4 लोग बैठ गए तो इसका स्पीड 40 से ज्यादा उठेगा नहीं। एनीवेज, ये क्या है ना, जब इन्होंने ये बनाया, इसको बोलते हैं प्रोसेस इनोवेशन। ये पहले उनके यहां था नहीं, समझ गए? द वे दे हैव डेवलप्ड इट इज एन इनोवेशन। एंड बीपीआर इज से उन्होंने बाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैनुअल पुलिंग करते थे, उसको ऑटोमेट कर दिया। बाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया, तो दैट इज बीपीआर। BPR is changing the way you used to work, and innovation is creating a new thing altogether. You'll see this discussion in your page, last page of this chapter. Here there is a case study of bike manufacturing process. Mila? This is talking about the difference between BPR and PI. You see here, in BPR is being used to improve the existing process, but the process itself could be redesigned from scratch. Example, the bike could be manufactured by giving all the parts to a team of specialists and asking them to work together to make it. मतलब एक होता है कि बाइक असेंबल हो रहा है, और एक होता है कि भाई असेंबल नहीं होगा, 3 जन मिलकर पूरा बाइक बनाओ। That's न्यू प्रोसेस। असेंबल कर रहा है मतलब वो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, बट आप उस पूरा को स्क्रैच कर दी, 4 जन को दे दी, सारा पार्ट्स आपके सामने रख दिया, बाइक बना के दिखाओ, और ऐसे 4-4 जन का फ्रैगमेंट बना दिया। तो इट्स अ न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोसेस कैन बी फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोसेस कैन बी फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, न्यू प्रोसेस। ओके, अच्छा 1 मिनट समझाते हैं आपको। न्यू प्रोसेस, जैसे एसजेसी में पेन ड्राइव क्लासेस, इज बीपीआर और न्यू प्रोसेस? नो, बीपीआर वुड बी चेंज इन मेथोडोलॉजीज ऑफ द क्लास दैट वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग, दैट इज बीपीआर। जैसे पहले मैं बोर्ड पे पढ़ाता था, अब मैं प्रोजेक्टर लैपटॉप लेके पढ़ाता हूं, दिस इज बीपीआर। And pen drive classes is process innovation. It can be for existing product, it can be for a new product also. Understood? Similarly, say we started with say classes on WhatsApp video call, for example. What will it be? WhatsApp video call पे class हो रहा है. This is innovation, it's not BPR. BPR is doing the same thing in a different way. तो हम लोग पहले वो नहीं करते थे, अब किया तो इनोवेशन हो गया, और बीपीआर में हम लोग उस चीज को सुधार रहे हैं। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग का एडिटिंग प्रोसेस, मैंने अपने क्लास में भी आपको बताया था। एडिटिंग प्रोसेस हम लोग पहले मैनुअल करते थे। मैनुअल मतलब वीडियो फाइल लेगा रिकॉर्ड किया हुआ, फिर उसको एडिट करेगा, फिर वो रेंडर होगा, टाइम लगेगा, 10-15 घंटा एक वीडियो में जाएगा।
बट अब ये रियल टाइम एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए जो क्लास खत्म फाइल रेडी कर देते हैं, तो एडिटिंग टाइम 0 हो गया। तो दिस इज बीपीआर, दिस इज बीपीआर। न्यू प्रोसेस इज creating completely new process which may or may not be more efficient than those of existing. न्यू प्रोसेस हो सकता है एफिशिएंट ना भी हो, बट बीपीआर हमेशा याद रखना हैज टू बी मच एफिशिएंट देन प्रीवियस। जैसे बीपीआर इज एग्जिस्टिंग के लिए, प्रोसेस इनोवेशन न्यू के लिए। एग्जिस्टिंग के लिए इसमें कंडीशन होता है, there should be a dramatic improvement, then only it is BPR. But new may or may not be efficient than existing, may or may not be efficient. उसमें कोई dramatic change का condition नहीं होता, may or may not be efficient. ये लाइन समझ में आ रहा है? Creating completely new process which may or may not be more efficient than those of existing system. तो ये क्यों करते हैं फिर? Maybe we are doing for some other reason. We are doing it for some other reason. हो सकता है रिसर्च के लिए कर रहे हो सकता है सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो सकता है ब्रांडिंग के लिए कर रहे हो। जैसे वही व्हाट्सएप का क्लास सर ले रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बोल रहे हैं क्लास चालू हो जाएगा। वीडियो कॉल में कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें कॉन्फ्रेंस में जितने ज्यादा लोग ज्वाइन कर ले तो क्लास बहुत जन को देखने को मिलेगी। होता है कभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल में कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होता है, कुछ ही दिनों में फीचर्स आएगा। व्हाट्सएप वीडियो कॉल विल अलाउ ग्रुप पीपल टू ज्वाइन। हाँ, स्काइप में तो होता है, इधर भी चालू कर देंगे, वो फ्री में अवेलेबल होगा तो सर सीधा व्हाट्सएप वीडियो में ज्वाइन कर लिए और उधर से स्टूडेंट लोग को कॉलिंग करवा दिया तो सबको ज्वाइन कर लिए, सब क्लास कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन भी हो रहा है, क्वेरी सॉल्विंग भी हो रहा है। तो व्हाई यू आर डूइंग इट? इज इट बेटर देन द करंट वन? मे नॉट बी। देन व्हाई यू आर डूइंग इट? इट्स बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन. इट मे बी फॉर ब्रांडिंग पर्पज, इट मे बी फॉर कस्टमर सर्विसेज, इट कैन बी फॉर एनी अदर रीजन. अंडरस्टूड? इसके बारे में आगे की पढ़ाई अगले दिन करेंगे. बीपीआर अगले दिन खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 4 भी पढ़ना शुरू करेंगे. अगला दिन का टारगेट है 3 चैप्टर, मतलब 3, 4 एंड 5. थैंक यू.